एक गांव में अनुसुया नाम की औरत रहती थी। वो एक विधुर 10 साल के बेटे के पिता मूर्ति नाम के आदमी से शादी करके रहती है। अनुसुया के आने के कुछ ही दिन बाद मूर्ति की तबीयत खराब होकर बेड पर गिर जाता है। तब से अनुसुया ही सब कुछ देखा करती थी। मूर्ति के बेटे सीनू को अपने करीब लाकर बहुत प्यार से देखा करती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। सीनू बड़ा होता है। एक दिन जब अनुसुया घर पर रहती है, सुभम्मा नाम की औरत आकर, अनुसुया, हमारे गांव में एक अच्छा रिश्ता है। उस लड़की और सीनू का बहुत अच्छा मिलन होगा। दहेज कितना देंगे वो लोग? जितना तुम मांगो। तो फिर वो रिश्ता मंजूर नहीं। ये क्या? ऐसे क्यों कहा? हमारे पास के पैसे काफी हैं और नहीं चाहिए। और वैसे भी इस घर में मुझे दहेज लाने वाली बहू नहीं चाहिए। घर के सारे काम करने वाली चाहिए। मैं मेरे बेटे की शादी एक गरीब घर की लड़की से करवाऊंगी। वो घर के सारे काम अच्छे से करेगी। ऐसे कहती है। वो बातें सुभम्मा को बहुत पसंद आती है। सच में तुम्हारे विचार तो बहुत उच्च हैं। हमारे गांव में सत्या नाम की लड़की मजदूरी का काम करती है। वो घर और खेती का काम अच्छे से निभाती है। अच्छा, तो फिर कल ही देख कर आते हैं। अगर पसंद आई तो 10 दिन में शादी करवा दूंगी। ऐसे कहकर बोलने के अनुसार अगले ही दिन सत्या को देखने जाती है। घर पर आने के बाद, सीनू, लड़की पसंद आई तुम्हें? तुम्हारी मर्जी माँ। तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ठीक है, फिर पंडित जी को बुलाकर अच्छा सा मुहूर्त देकर शादी करवा दूंगी। ऐसे कहती है। सीनू हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। अनुसुया पंडित को बुलाती है। अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी भी करवा देती है। सत्या बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत दिमाग वाली थी। जब वो शादी करके ससुराल आ रही थी, उसकी माँ उसे करीब लेकर, बेटा, लड़कियों के लिए मायका खेलने की जगह है। यहाँ खेलने पर, कूदने पर पैदा करने वाले माँ बाप छुपा कर रखते हैं। एक बार ब्याह करके ससुराल जाने पर वो घर ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ जैसी मस्ती करती थी वहाँ वैसे नहीं कर सकती। यहाँ जैसे खाकर बैठती थी वहाँ नहीं बैठ सकती। सुबह उठकर तुम्हें ही सारे काम करने होंगे। सास या पति ने कुछ कहा भी तो सहन कर लेना। तुम जैसे ससुराल में रहोगी उस प्रकार मायके वालों का नाम मिलेगा। दौलत नहीं है फिर भी अभिमान, अच्छेपन और रीति रिवाजों में कम नहीं है, ये बताना है। ऐसे कहकर बेटी को ससुराल में कैसे रहना है बताकर, एक आंख से दुख के आंसू, दूसरे आंख से खुशी के आंसू बहाकर अपनी बेटी को दामाद के साथ विदा करती है। सत्या अपने पति सीनू का हाथ पकड़कर कार में पति के घर आती है। एक गरीब से झोपड़े में रहने वाली सत्या सास के इंद्र भवन को देखकर चौंक जाती है। अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए ससुराल में आती है। अनुसुया अपनी बहू को बहुत अच्छे से देखती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह अनुसुया हॉल में बैठकर, सत्या, यहाँ आओ बेटा। आई सासू माँ। आ जाओ। ऐसे कहते ही सत्या आकर, जी सासू माँ। ये लो तुम्हारे लिए नेकलेस। मना क्यों कर रही हो? तुम मजदूरी का काम करने वाली लड़की नहीं रही, इस घर की महारानी हो। ले लो। ऐसे कहते ही सत्या सीनू की तरफ देखती है। सीनू ले लेने का इशारा करता है। सत्या ले लेती है। तुम अब से बड़े घराने की बहू की तरह रहो, ठीक है? ऐसे कहकर वहाँ से उठकर हंसकर अंदर जाते हुए धीरे धीरे उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाकर गुस्सा, नफरत दिखाई दे रहा था। वो सब दिखाए बिना अपने कमरे में चली जाती है। जाकर फोन लेकर किसी से बात कर रही थी। अगले दिन सुबह अनुसुया, सत्या, शादी के बाद तुम दोनों के हाथों मंदिर में पूजा करवानी थी। आज तुम दोनों जाकर पूजा कर लो, ठीक है? आप भी चलिए। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर अनुसुया घबराते हुए, मैं क्यों बेटा? तुम लोग जाओ, यहाँ बहुत सारे काम हैं। ऐसे कहकर दोनों को विदा करती है। सीनू कार चला रहा था। सत्या बगल में बैठी थी। मंदिर जाकर पूजा समाप्त करके घर आ रहे थे। अच्छे से हंसते हुए आ रहे थे।
अचानक से एक ट्रक आकर कार को ठोकती है। कार 4 दफा पलटकर रुकती है। ट्रक ड्राइवर रुकाए बिना चला जाता है। घर बैठी अनुसुईया घबराते हुए यहाँ वहाँ चल रही थी। फोन देखकर इसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? ऐसे कहते ही उसका फोन बजता है। फौरन फोन उठाकर बोलो, क्या हुआ? मर गए? कार ने 4 दफा पलटी मारी है, पक्का मर गए होंगे। ये बात सुनते ही अनुसुईया जोर से हंसते हुए इतने सालों का सपना आज पूरा हुआ। यस। ऐसे फोन काटकर घर में आकर हॉल में सोफा पर पैर के ऊपर पैर रखकर 15 सालों से इस जायदाद को अपना बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब कोख से जन्म ना देने वाला लड़का माँ बुलाता था तो कितनी चिढ़ होती थी, लेकिन इस जायदाद के लिए कान बहरे कर लिए। लोगों की नजरों में अनुसुईया पालने वाली माँ नहीं, सगी माँ से बढ़कर है, ऐसे सभी लोग सोचे, इसलिए उस पर इतना प्यार जताया। उसकी शादी करवाकर घर में बहू को ले आई, इसलिए एक पैसे का भी शक नहीं होगा उन्हें मुझ पर। अब से ये जायदाद मेरी है, मेरी है। मेरी है। ऐसे जोर से चिल्लाकर खुशी से चौखट की तरफ देखती है। चौखट पर से सत्या सीनू दोनों चलते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर अनुसुईया शॉक। सत्या सीनू जिंदा कैसे बच गए? अनुसुईया से अपने आप को कैसे बचाएंगे? ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आहा टीवी। काली बहू और मोटी सास पार्ट 1। एक गांव में देवी नाम की एक रईस औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा बाबू और छोटा बेटा सोमू। बड़े बेटे ने डॉक्टर की पढ़ाई की थी और छोटे बेटे ने इंजीनियरिंग। पूरे घर में देवी की ही चलती थी। इस तरह देवी सब लोगों को अपने कंट्रोल में रखकर घर चलाया करती थी। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन देवी अपने पति मोहन से बात करती है। अजी सुनिए। हाँ बोलो। हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। अगर आपके पहचान वालों में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताइए। कौन से बेटे की शादी, बड़े बेटे या छोटे बेटे की? अरे बड़े बेटे की शादी किए बिना छोटे बेटे की कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तुमने उससे शादी के बारे में बात की? अरे उससे क्या पूछना, अब लड़का शादी के लायक हो गया है, उसके शादी की जिम्मेदारी अपनी है। इस तरह वो बोल रही थी कि तभी बाबू वहाँ पहुँचा। क्या बात है मम्मी, किसी के शादी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे हम तो बस तेरी ही शादी के बारे में बात कर रहे थे। ये बात सुनते ही बाबू दंग रह गया। क्या, मेरी शादी? हाँ बेटा, हमने सोचा है एक अच्छा सा रिश्ता देखकर तेरी शादी करवा देंगे, अपनी स्टेटस के हिसाब से और तुम्हारी योग्यता के हिसाब से लड़की ढूंढेंगे। इस तरह वो बोल रही थी तो बाबू बिना कुछ बोले चुप रह गया। ये देखकर मोहन बोला, क्या बात है, माँ इधर शादी के बारे में बात कर रही है और तू चुपचाप खड़ा है? मुझे अभी शादी करनी पसंद नहीं है माँ, आप थोड़े दिन और रुक जाइए। मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत जल्द ही 30 साल के हो जाओगे। अगर और देर कर दी ना तो जान पहचान वाले हम ही को डांटेंगे, तो तेरी शादी जरूर होनी होगी। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाबू बिना कुछ बात किए चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ दिनों बाद मोहन ने अपने जान पहचान के लोगों में से एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर देवी को बताता है। ये रिश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, कल ही जाकर लड़की को दिखाएंगे। क्या बोलते हो डॉक्टर साहब? मुझे अभी से शादी करनी नहीं है माँ। अरे बेटा, क्या मतलब है तेरा? तेरे पीछे तेरा छोटा भाई है, उसकी भी तो शादी करनी है। तो पहले उसकी शादी करा दीजिए, मैं बाद में करूँगा। इस तरह बोल रहा था तो देवी और मोहन दोनों एक दूसरे की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। क्या कहा? पहले उसकी शादी? घर के एक बड़े बेटे की शादी किए बिना छोटे बेटे की शादी कैसे कर सकते हैं? पहले आप लोग उसी की शादी करवा दीजिए। इस घर में ऐसा कुछ नहीं चलेगा।
हमें कल ही जाकर उस लड़की को देखना होगा। ऐसा बोलते हुए देवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सब लोग मिलकर लड़की देखने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबू को इस लड़की को देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब इन सबको मैं कैसे रोकूं? हम तो बस लड़की देखने जा रहे हैं ना, बोल दूंगा कि लड़की पसंद नहीं आई। इस तरह सोचते हुए वो अपनी माँ के साथ मिलकर जाने के लिए तैयार हो जाता है कि एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट देती है। ये देखकर देवी, अरे रुक जाइए, हम लोग अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, चलो सब लोग घर के अंदर चलो। ये बात सुनते ही बाबू दंग रह जाता है। मोहन बोला, क्या बात है देवी? अरे पूछ रहे हो क्या बात है? काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। अरे पढ़ी लिखी हो और तुम भी इस तरह के झूठे विश्वास करती हो? कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं, उसने कहा। बाबू फिर से दंग रह गया और मन में सोचा। पिताजी। इस तरह वो गुस्से से सोचने लगा। इतने में देवी बोली, मैंने बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से जाना कैंसिल नहीं किया है। काले रंग ने रास्ता काटा है ना, इसीलिए मैंने मना किया है। ये बात सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। ये नई बात कहाँ से आ गई? ये कोई नई बात नहीं है। आप जानते नहीं, मुझे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट ब्लैक। सफेद बिल्ली ने अगर रास्ता काटा होता तो मैं जरूर चलती, लेकिन यहाँ काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, इसलिए मुझे उस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसने कहा। ये बात सुनते ही बाबू बहुत खुश हो गया, लेकिन मन ही मन, माँ को काला रंग पसंद नहीं, अब इसकी वजह से पता नहीं आगे आगे मुझे कितनी परेशानियाँ होने वाली हैं। इस तरह वो सोचने लगा। दिन बीतते जा रहे थे। एक शाम को देवी और मोहन घर पे बैठकर बातें कर रहे थे। हमारा डॉक्टर बेटा कहाँ है जी? अभी तक तो उसे अस्पताल से वापस आ जाना चाहिए था। पता नहीं, कोई नया केस आ गया होगा। इस तरह बोलते बोलते दोनों अचानक दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर बाबू गले में फूलों की माला डाले खड़ा हुआ था। ये देखकर मोहन दंग रह गया। ये देखकर देवी बोली, अरे क्या हुआ जी? इस तरह बोलते बोलते जिस तरफ मोहन देख रहा था, देवी भी देखती है और दंग रह जाती है। बाबू दरवाजे के पास खड़े होकर बोला, माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे बेटा, तूने क्या किया? आपने मेरी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते देखे थे ना, ये देखो मैं शादी करके आ गया। इसका मतलब अब तू बड़ा हो गया है। तूने मुझसे पहले ही कहा होता कि तू एक लड़की से प्यार कर रहा है, तो मैं क्या तुझे मना करती बेटा? पगला कहीं का, वही खड़ा रह, तेरी नजर उतार के तुझे अंदर लेकर आऊंगी, उसने कहा। ये बात सुनते ही बाबू दंग रह गया। इसका मतलब माँ, आपको मेरी शादी मंजूर है? बेटे की पसंद को ठुकराऊं, इतनी निर्दयी माँ नहीं हूँ मैं बेटा। मेरी बहू कहाँ है? चेहरा तो दिखा उसका। वो तो तेरे पीछे ही खड़ी रह गई है, उसे अपने साथ खड़ा कर। इस तरह बोलकर अपने घर की नौकरानी पार्वतम्मा से बोलती है, अरे पार्वतम्मा, बच्चों की नजर उतारनी है, उसने कहा। अपनी माँ की बात सुनते ही बाबू उसके पीछे खड़ी उसकी पत्नी दीपा को अपने साथ ही खड़े होने के लिए कहता है। बाबू के बगल में खड़ी दीपा को देखकर देवी दंग रह जाती है। अचानक गुस्सा आ जाता है। जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है ना? तो देवी ने बाबू और दीपा से कहा, वहीं रुक जाओ। इस तरह उसने बड़े गुस्से से कहा। ये बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। दोनों वापस अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। देवी गुस्से से उन दोनों के पास आकर बोली, वहीं रुक जाओ, अपने ये काले कदम मेरे घर पर मत डालो। मेरे घर में एक भी काली चीज नहीं है। मेरे दोनों बच्चे काले कपड़े भी नहीं पहनते, और आज मेरे बड़े बेटे की पत्नी एक काली कलूटी। बेटा बाबू, उसे अभी इसी वक्त छोड़कर घर के अंदर आ। लेकिन माँ, जब मैंने दीपा का हाथ पकड़ा था, मैंने उससे वादा किया था कि जब तक मेरे जान में जान है, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। अब बताओ माँ, मैं उसका हाथ कैसे छोड़ दूँ माँ? उसने कहा। पहली बार उसके बेटे ने उसकी बात को टाला था। ये सुनकर वो शौक में वहीं खड़ी रह जाती है। बेटा एक काली सी लड़की से शादी करके घर ले आता है। अब घर वाले उस लड़की को घर आने देते हैं या नहीं, और अगर आने देते हैं तो वो किस तरह के कंडीशंस लगाते हैं?
बहू को सास किस तरह परेशान करती है, ये सब हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। एक गांव में रंगैया रमनम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। रंगैया का बहुत गरीब परिवार था। वो हर दिन मजदूरी का काम करके अपने परिवार को संभालता था। उसकी महेश्वरी नाम की बेटी थी। 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, फिर भी बहुत दिमाग वाली थी। रंगैया को गांव में बहुत कर्जे थे। हर दिन कोई न कोई आकर कर्जा कब चुकाओगे ऐसे पूछते रहते थे। ऐसे एक दिन राजन्ना नाम का आदमी आकर, क्या रंगैया, तुमने जो कर्जा किया था उसका ब्याज ही चुका रहे हो अब तक? सारे पैसे कब दोगे? पैसे देने का इरादा है या नहीं? ऐसे क्यों कह रहे हो राजन्ना? लिए हुए पैसे तो चुकाने ही है ना? वही, कब चुकाओगे बताओ? बहुत पहले तुम्हारी बेटी को स्कूल में पढ़ाने के लिए नए कपड़े किताबें खरीदने के लिए अभी वो 5वीं कक्षा में है। कर्जे के पैसे अभी तक नहीं लौटाए। मजदूरी के पैसे खाने में और ब्याज भरने में चले जाते हैं राजन्ना, इसीलिए। मतलब मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे? चुका दूंगा राजन्ना, थोड़ा टाइम दो। टाइम? ठीक है, 100 रुपए की घड़ी दिलाता हूँ। जब भी टाइम देखोगे कर्जा याद आएगा। कैसे आदमी हो तुम? ठीक है, 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ, 5 महीने और नहीं कर सकता? रुकता हूँ, लेकिन अगर 5 महीने के बाद नहीं दिया तो तुम्हारा घर रहेगा, लेकिन घर का सामान नहीं, समझे? ऐसे कहकर पीछे मुड़ते हुए, शाम को घड़ी भेजता हूँ, हाथ में लगा लेना, याद रहेगा। ऐसे कहकर चला जाता है। रंगैया को कुछ समझ न आने पर वहीं पर बैठकर सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी रमनम्मा आकर, क्या हुआ जी? पैसे चाहिए, बहुत कर्जा है। हर दिन कोई न कोई घर के सामने खड़ा होके पूछता है कर्जा कब चुकाओगे, तो माथा फोड़ने का मन करता है। शांति से सोए हुए बहुत साल हो गए। क्या करे बताइए, हमारे पास इस घर के अलावा और कोई जायदाद नहीं। बेचकर पैसे चुकाने के लिए इस घर को बेच दे क्या? बेचकर क्या करें? सड़क पर चले जाएं। भले ही हमने अपनी बेटी के लिए कोई काम नहीं किया, कम से कम उसके लिए घर तो रखते हैं। तो फिर क्या करे जी? क्या करेंगे? सुबह शाम मेहनत करनी होगी, नहीं तो कहीं और से कर्जा करके कर्जा चुकाना पड़ेगा। ऐसे कहते ही बेटी महेश्वरी आकर, माँ क्या हुआ, क्या चाहिए? कुछ नहीं माँ। ऐसे बोलकर पिता के पास आकर, पापा आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ बेटा, किसने क्या कहा तुमसे अभी? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, सारे कर्जे खत्म होकर खुश रहेंगे। क्या करना होगा? आप गन्ने का जूस बेचिए, पैसे आएंगे, उससे कर्जा मिटा सकते हैं। गन्ने का जूस? जी पापा, पहले हमारे स्कूल के सामने एक चाचा गन्ने की गाड़ी लेकर आते थे। जब ब्रेक होती थी, बहुत सारे स्कूल के बच्चे जाकर गन्ने का जूस पीते थे। अभी वे सिटी चले गए। स्कूल के और आजू बाजू के सभी लोग, रोड पर जाते लोग उनके गन्ने के जूस के बारे में बात करते हुए वो फिर लौट कर आ जाए, नहीं तो कोई और गन्ने का जूस बेचने आ जाए। ये बातें मैं हर दिन स्कूल जाते वक्त आते वक्त सुनती आ रही हूँ। आप जूस बेचोगे तो अच्छा होगा पापा। ऐसे पिता को विस्तार में बताती है। वो सब सुनकर रंगैया पत्नी की तरफ देखकर, अच्छा ही है, लेकिन व्यापार करने के लिए इतने पैसे नहीं है ना। एक काम कीजिए, राजन्ना के पास ही थोड़ा और कर्जा कर लीजिए। फिर से उसके पास? देगा क्या? अभी तो कर्जा चुकाने के लिए कह कर गया है। व्यापार करने वाले हैं, 5 महीनों में नहीं 1 ही महीने में कर्जा चुका देंगे। कहिए देंगे, नहीं दिया तो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है। ऐसे कहकर वहाँ से राजन्ना के पास आता है। रंगैया को देखते ही राजन्ना, क्या रंगैया, घड़ी के लिए आए हो? नहीं राजन्ना, कर्जे के लिए आया हूँ। फिर से कर्जा? क्या है भाई ये? ऐसे कह रहा था कि रंगैया अपना विचार उसे बताता है। सारी बात सुनकर राजन्ना, इतने साल बाद तुम्हें एक अच्छा विचार आया। ठीक है, तुम्हें पैसे देता हूँ, व्यापार करके मेरा कर्जा चुका दो।
ऐसे कहकर अंदर जाकर रंगैया को पैसे लाकर देता है। वो पैसे लेकर रंगैया घर आता है। अपनी पत्नी को वो पैसे देकर पैसे आ गए। कल जाकर गन्ने के जूस का मशीन ले आकर साथ में गन्ने भी ले लूंगा। परसों से व्यापार शुरू कर देंगे। अच्छा जी, ऐसे कहती है। सुबह होते ही रंगैया जरूरत के सारे सामान ले आता है। सामान लेकर महेश्वरी के स्कूल के थोड़ी दूरी पर सड़क के बगल में गाड़ी रखकर गन्ने का जूस बेच रहा था। पहले से ही बहुत सारे लोगों को गन्ने का जूस बहुत पसंद था, इसलिए थोड़ी ही देर में रंगैया ने बहुत सारे जूसेस बेच लिए। शाम तक सारे गन्ने खत्म हो जाते हैं। शाम को घर आकर पहले ही दिन पर व्यापार बहुत बहुत अच्छा था। ऐसे ही चलता रहा तो महीने भर में कर्जा चुका सकते हैं। ऐसे सोचकर खुश हो गए थे। सोचने के अनुसार ही उनका व्यापार ऊंचाई छू रहा था। 10 दिन बाद रंगैया राजन्ना के पास आता है। रंगैया को देखते ही क्या रंगैया, फिर से कर्जा चाहिए? नहीं राजन्ना, आपके उपकार की वजह से गन्ने के जूस का व्यापार ऊंचाई छू रहा है। ये लीजिए आपके पैसे। कहकर राजन्ना के पैसे लौटा देता है। वो पैसे लेकर राजन्ना देखो रंगैया, मजदूरी करके जियोगे तो जिंदगी भर मजदूरी ही करते रहोगे। हिम्मत दिखाकर आगे कदम बढ़ाकर ऐसा ही कुछ करोगे तो ही ऊपर आओगे। अब सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। जाओ, व्यापार करके खुशी से रहो। ऐसे कहकर वहाँ से भेज देता है। रंगैया वहाँ से घर आता है। सरलता से गन्ने के जूस का व्यापार करके सारे कर्जे चुका देता है और मुनाफे से आगे बढ़कर पत्नी और बेटी के साथ खुशी से रह रहा था।